हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सभी जो है मन लगा करके अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। मैं रंजन कुमार आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रंजन ऑनलाइन क्लासेज। अब जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो भी हमारे नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी बच्चे जो है यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा @रंजन ऑनलाइन क्लासेज 26। तो आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आप सभी बच्चे जो है यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसके बटन को क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिसके कारण हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिसको देख करके आप अपने जो है बिहार बोर्ड 10वीं की जो परीक्षा होने वाली है उसका पढ़ाई आप और भी बेहतरीन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा सेशन है एक बिल्कुल नया विषय कह सकते हो, है ना। आप लोग के स्कूल में कुछ इस प्रकार का जो किताब है वो चल रहा होगा, यानी कि रसायन विज्ञान आपके स्कूल में कुछ इस प्रकार की किताब के द्वारा पढ़ाया जा रहा होगा। या फिर हो सकता है ये जो स्टूडेंट का बुक है ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर जो हो सकते हैं एनसीईआरटी के बुक हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल किसी भी प्रकाशन के बुक्स अगर आपके स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, उन सबका सॉल्यूशन, उन सबका समाधान आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो मैं शुरू करने वाला हूं आज का जो हमारा विषय है विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है आपका रसायन विज्ञान से, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले जानते हैं आखिरकार ये जो है आपका विषय रसायन विज्ञान से संबंधित है, तो रसायन विज्ञान पहले होता क्या है। तो सबसे पहले अगर जानते हैं रसायन विज्ञान के बारे में, जैसा कि हम सभी, रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ का संगठन, गुण, संरचना या फिर अगर वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, इनके बारे में अध्ययन करना ही हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसे कि अगर आपको सिंपल से शब्द में बताऊं, जैसे ये मान लो पदार्थ है कोई, है ना, अगर ये कोई पदार्थ है तो ये इसका जो पदार्थ ये आखिरकार ये कैसे बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है। अगर बात कर लेते इस स्टील के बारे में, ये घड़ी में जो लगा हुआ हमारा स्टील है, ये स्टील ये किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें कौन कौन से जो है हमारे पदार्थ तत्व इसमें शामिल है उसके बारे में अध्ययन करना। मतलब संसार की जितने भी वस्तुएं हैं वह किन किन तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, उनका संरचना, उसका गुण, उनका संगठन, ये क्या होता है, उनके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी कि आप यहां से देख सकते हो ये हमने अपने खुद से अपने हाथों से लिख करके रखा हुआ है। रसायन विज्ञान आपका हो गया, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और यदि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनके क्या क्या उनमें परिवर्तन होते हैं, इनका अध्ययन क्या करना हमारा इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इनके जो जनक है, इनके जो पिता कह सकते हैं, इनके जो जनक है उनका नाम है एंटोनी लेवाइजर। इनका नाम क्या है, एंटोनी लेवाइजर। रसायन विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है एंटोनी लेवाइजर। रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है रस प्लस आयन। रस प्लस आयन का मतलब होता है, रसों का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा समझ लो, द्रव होता है। द्रव को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। तो जानते हैं सबसे पहले इस मैटर के बारे में कि ये मैटर होते क्या है। मैं आपको इस चैप्टर का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस पे आपको लेके चलूंगा। लेकिन आज का हमारा जो क्लास है वो बेसिक क्या रहेगा, हमारे पदार्थों के बारे में जानना रहेगा, उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म बेसिक वाले हमारे हैं उन सबको जानना हमारा जरूरी है। तो हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होते हैं। तो संसार की वो सभी वस्तुएं जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, जो स्थान छिपता हो, जो स्थान घेरता हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ कहते हैं। या फिर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपनी 5 हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उनके द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हीं को पदार्थ कहा गया है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कह सकते हो पदार्थ जिसका अंग्रेजी नाम मैटर होता है, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, उसका वजन होता है, और जिसे हम लोग अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय या इंद्रियों कह सकते हो उनसे महसूस कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमारे 5 इंद्रिया कौन कौन से हैं, तो याद कर लीजिएगा, हमारे आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और क्या है हमारा, जीभ और क्या है, त्वचा। ये हमारे क्या है, 5 इंद्रियां हैं। इन्हीं 5 इंद्रियों की सहायता से हम लोग किसी भी पदार्थ को महसूस कर सकते हैं, है ना। बात करते हैं ये जो पदार्थ है इस पृथ्वी पर यानी कि भूतल पर कितने अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो पदार्थ है आपके भूतल पर 3 अवस्था में पाए जाते हैं। या तो कोई पदार्थ सॉलिड हो सकता है यानी कि ठोस हो सकता है,
या तो कोई पदार्थ आपका द्रव हो सकता है और या तो आपका पदार्थ कोई जो है गैसियस अवस्था में हो सकता है। जैसे कि बात कर लिया जाए, अगर आपके सामने जो मोमबत्ती है ना, ये मोमबत्ती आपका क्या है, सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में है। अगर हम पीने वाले पानी की बात कर ले या फिर जो भी हमारे द्रव वाले पदार्थ है, जैसे कि पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग, केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे लिक्विड कहलाएंगे, द्रव अवस्था के हमारे पदार्थ कहलाएंगे। और अगर बात कर लेते हैं इस वायुमंडल में जो हवा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो गैसें शामिल है, ये सब जो है आपके गैसेस रूप में है। यानी कि पदार्थ जो है आपके इस भूतल पर 3 अवस्था में है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। आपके जो पदार्थ है वो जो है आपके 3 अवस्था में है। कौन कौन से है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर बात करते हैं शुद्धता की श्रेणी के आधार पर, अगर हम बात करते हैं प्यूरिटी के आधार पर, तो पदार्थ हमारे होते हैं 2 प्रकार के। एक हमारे होते हैं प्योर सब्सटेंस यानी कि प्योर मैटर, और एक हमारे क्या होता है इम्प्योर मैटर यानी कि अशुद्ध कह सकते हो। यानी कि शुद्धता के आधार पर आपके पदार्थ जो है 2 प्रकार के होंगे। क्लियर है आपका, कौन कौन पदार्थ होंगे, एक आपका होगा शुद्ध पदार्थ और एक आपका क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ। अब यह जो आपका शुद्ध पदार्थ है, इनके 2 अंग है। इनके कितने अंग है, या फिर इनके कह सकते हो 2 खंड कह सकते हो। एक आपका तत्व है, एक आपका यौगिक है। अभी बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्गीकृत कर रहे हैं। इनके बारे में हम बारी बारी से क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुद्ध पदार्थ आपके जो है इस धरातल पे कह सकते हो, या तो वो तत्व के रूप में है या तो वो यौगिक रूप में है। जैसे कि अगर हम बात कर ले तत्व के रूप में हमारे पास, तो आप लोगों ने कभी ना कभी इस वाले टेबल को देखा होगा। इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पर इधर हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ऐसे जो हमारे पास टोटल कितने तत्व है, हमारे पास 100, हमारे पास टोटल 118 तत्व है। तो ये सब जितने भी तत्व है वो सब के सब क्या आपके हैं, शुद्ध है। ये सब क्या आपके हैं, शुद्ध है। यानी कि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमारे कौन आते हैं, तत्व आते हैं। अगर बात करते हैं यौगिक के बारे में, यौगिक का परिभाषा आपको इसमें लिखे हुए हैं, आपको बताएंगे हम आपको। जैसे कि आप लोग जानते हुएगा कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात, 2 या 2 से अधिक तत्वों का क्या होता है, एक निश्चित अनुपात से बने पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इनको हम लोग किसी भी सरल यांत्रिक विधि द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जल के बारे में, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। संसार में जहां भी जल पाए जाएंगे, उनके अंदर अगर हम देखे ढूंढने जाए कि कौन कौन से तत्व शामिल है, तो सबसे पहले पता चलेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तत्व शामिल है। और उसमें भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हमें जो है देखने को मिलेगा। यानी कि संसार का कोई भी पानी हो, चाहे वो भारत का पानी हो, चाहे वो अमेरिका का पानी हो, चाहे जम्मू कश्मीर का पानी हो, है ना, किसी भी जगह का पानी हो, या फिर वो जो है बर्फ के रूप में हो, या फिर वो जो है वेपर के रूप में हो, उनके अंदर जो मौजूद तत्व है वो H और O होंगे। और उसमें भी H का 2 परमाणु मिलेगा और आपको O का 1 परमाणु मिलेगा। यानी कि 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन मिलने के बाद ही आपका जल का निर्माण होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपका पानी का बोतल हो गया, ये क्या हो गया, आपका पानी का बोतल हो गया। एक और पानी का बोतल ले लो, अलग ब्रांड का ले लो, क्या दिक्कत है, अलग ब्रांड का ले लो, सबसे बढ़िया। ये बिस्लेरी है ना, ये कौन आपका है, बिस्लरी हो गया। एक और ले लो, टाटा कूपर ले लो, कोई भी ले लो भैया, टाटा कूपर ले लेते हैं। जैसे ऐसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के क्या है आपको पानी मिल जाएंगे। इनके अंदर जो जल है, उनका जो मोलिक्यूल होगा, उसमें भी आपको हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ही मिलेगा। सो हम कह सकते हैं कि जल हमारा क्या है, एक यौगिक है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं यौगिक रूप में, तो NaCl होते हैं, MgSO4 होते हैं, है ना, K2Cr2O7 होते हैं। यानी कि जितना भी आपने अनुसूत्र पढ़ा होगा, अपने पदार्थों का जो अनुसूत्र पढ़ा होगा, वो सब के सब क्या है, आपके शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत यौगिक रूप में आते हैं। क्लियर है, बाकी हम आगे भी इसके बारे में और भी चर्चा करने वाले हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब ये जो हमारे तत्व होते हैं, इनको जो है 3 प्रकार से क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। हमारे पास जो तत्व थे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। जिनमें टोटल कितने तत्व हमारे पास है, अब तक हमारे पास जो है 118 तत्व है। ठीक है, अब तक हमारे पास कितने तत्व है, 118 तत्व है। इन 118 को बांटा गया है धातु, अधातु और उपधातु में। यानी कि ये जो हमारे 118 तत्व थे, इनको बांटा गया है धातु, अधातु और उपधातु में। इसमें जो है बात करते हैं उपधातु की संख्या कितनी है हमारे पास है, तो 7 होते हैं।
हमारे पास धातु कितने हैं? हमारे 93 है। हमारे पास धातु कितने हैं? 93 है। ये कितने हमारे पास है? 7 है। और ये हमारे पास कितने हैं? 18 है। आप देख सकते हो 93 7 ये कितने हो गए हमारे? 100 हो गए। 18 क्या हो गए हमारे? अधातु हो गए। अगर बात करते हैं यौगिक के बारे में, तो यौगिक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक और कौन होते हैं? आयनिक होते हैं। अब ये सहसंयोजक क्या है, आयनिक क्या होते हैं, ये हमारे साथ बने रहिएगा, तो आपको हम आगे इसी वीडियो में समझाने वाले हैं आखिरकार किस प्रकार के यौगिक को हम लोग सहसंयोजक बोलेंगे और किस प्रकार के यौगिक को हम लोग आयनिक बोलेंगे। थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो पदार्थ में हमारा जो था शुद्धता के आधार पर 2 प्रकार के था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध में कौन आता है हमारे पास? अशुद्ध में हमारे पास कौन आता है? मिश्रण आता है। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रण। अब ये मिश्रण जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो 2 या 2 से अधिक आप कह सकते हो तत्वों का, या फिर 2 या 2 से अधिक क्या कह सकते हो? यौगिकों का एक अनिश्चित अनुपात। कैसा अनुपात होना चाहिए? अनिश्चित, मतलब ये फिक्स नहीं होते हैं, ये अनुपात फिक्स नहीं होते हैं। तो ऐसे अनुपात से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे लिए मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं शरबत का। अब शरबत जो बनता है ना, उसमें रहता है चीनी रहता है और क्या रहेगा? पानी रहेगा। चीनी रहेगा और क्या रहेगा? पानी रहेगा। मान लेते हैं भैया अगर ये 1 लीटर का बोतल है, अगर ये 1 लीटर का बोतल है, हो सकता है इसमें 900 ग्राम आपका क्या हो? पानी हो सकता है इसमें क्या हो? 900 ग्राम क्या हो? आपका पानी हो, और 100 ग्राम क्या हो? आपका चीनी हो। लेकिन एक अन्य कंपनी का हो सकता है शरबत लीजिएगा, या फिर अपने घर में एक और शरबत बना लीजिए, उसमें आपने क्या किया? 950 ग्राम क्या कर दिया? उसमें पानी डाल दिया और 50 ग्राम क्या उसमें डाल दिया? चीनी डाल दिया। अब देख सकते हो कि दोनों के दोनों क्या कहे जाएंगे? दोनों के दोनों हमारा शरबत ही कहे जाएंगे, है ना। लेकिन दोनों में क्या है? चीनी और पानी का जो अनुपात है वो क्या है? अलग है। आप देख सकते हो चीनी है और यह पानी है, यानी कि ये आपका हो गया 1:9 में। यहाँ पे चीनी क्या है? चीनी क्या है आपका? 50 है आपका, और आपका पानी कितना है? 950 है। सो यहाँ पे जो अनुपात आगे कितना आ गया? आप 1:19 कह सकते हो। दोनों के दोनों शरबत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके केस में? यौगिक के केस में। ये हमारा बिस्लेरी का पानी था और ये हमारा कैनली था या टाटा कूपर था, जो भी हो, उसका निर्माण किससे हुआ होगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से हुआ होगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या है? आपको हर बार बराबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? चीनी और पानी का अनुपात क्या मिलेगा? आपको अलग अलग मिलेगा। मतलब कि ये हुआ, इसमें वैसे पदार्थ को शामिल किया गया है जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के या फिर 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अनिश्चित अनुपात से किया गया होता है। क्लियर है मेरी बात? इसमें जो भाग लेने वाले कंपोनेंट है यानी कि पदार्थ है, चीनी है और पानी है ना। चीनी का खुद का एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है आपको पता होना चाहिए। चीनी का कितना होता है? C12 H22 और O11 होता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ग्लूकोज कहते हैं। कितना बोले हैं? C12 H22 और O कितना बोले हैं? 11 बोले हैं। पानी की बात किया जाए तो क्या है? H2O होते हैं। तो असल में ये सब जो अलग अलग पदार्थ है यह एक यौगिक पदार्थ है, और ये सब क्या होता है? शुद्ध होते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो बनने वाला हमारा शरबत है वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। सो मिश्रण में हमारे जो है शरबत आप दे सकते हो। इसके अलावा आप जो है कंकर और चावल में जो कंकर होते हैं, कंकर और चावल का मिश्रण दे सकते हो, नमक और बालू का मिश्रण दे सकते हो, दूध और पानी का मिश्रण कह सकते हो। ये सब के सब क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ होते हैं, क्योंकि दूध और पानी में दूध और पानी की मात्रा अलग अलग हो सकती है। हमारे पड़ोसी जो दूध देता है उसमें हो सकता है कि 5 लीटर दूध में 1 जग पानी हो सकता है हमारा दूसरा पड़ोसी जो है उसी 5 लीटर दूध में 2 जग पानी मिलाता होगा। यानी कि दूध और पानी जो है आपस में क्या हो जाते हैं? मिश्रण का निर्माण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अनुपात है वो फिक्स नहीं है। अब मिश्रण जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका समांगी मिश्रण होता है और एक आपका क्या होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। यानी कि कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जो जिनके मोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जिनके जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो चीनी और पानी के बारे में। चीनी और पानी को जब मिलाते होइएगा और शरबत का जब निर्माण होता होगा, तो वो जो चीनी है उस पानी के जो कण थे, अणु थे, उनके बीच में जो खाली जगह होता है वहां जाकर वो मिल जाता है, जो हमको बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि चीनी और पानी जो है आपके क्या है? समांगी मिश्रण कह सकते हो। लेकिन इसी में अगर ले लिया जाए बालू और नमक का मिश्रण, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? विसमांगी हो जाएंगे। यानी कि तुम ये भी कह सकते हो कि इनको हम क्या कर सकते हैं? चून करके हटा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। इसको ही नहीं बल्कि हम चाहेंगे तो समांगी मिश्रण वाले शरबत जो था उसमें से अगर हम चाहेंगे तो फिर चीनी अलग और पानी हम अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारे पास 2 विधि है, वाष्पीकरण विधि और क्वथन विधि। वाष्पीकरण विधि से करेंगे, इसको प्लेट में रख देंगे और क्या करेंगे? जाकर धर देंगे हम अपने घर में या फिर अपने छत पर जाकर रख देंगे। छत पर रखेंगे तो सूर्य के प्रकाश द्वारा, वायु द्वारा क्या होगा? उसमें से जो जल के मोलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? आपका वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, और हमारे प्लेट में क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ चीनी बच जाएगा।
यदि हम क्वथन करते हैं, क्वथन भी वाष्पीकरण का रूप कह सकते हो, बशर्ते वाष्पीकरण जो होता है प्राकृतिक द्वारा होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। लेकिन क्वथन क्या होता है, किसी वस्तु को गर्म करके जो है उसके वाटर मोलिक्यूल्स को जो है जल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि एक बहुत फास्ट प्रक्रिया कह सकते हो। तो कथन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम जल के कण को, है ना, वायु के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हैं, और हमारे पास जो पदार्थ बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ चीनी बचेगा। यानी कि तुम मिश्रण को जो है ना बड़े सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग कर सकते हो, लेकिन यौगिक को हम लोग सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा हुआ आपका कि शुद्ध पदार्थ, आपको तो डिस्कशन हम बहुत लंबा चौड़ा कर दिए शुद्ध पदार्थ के बारे में। देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। कहता है कि वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग के कणों की प्रकृति क्या हो जाए, समान हो जाए। वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग के कणों की प्रकृति क्या मिलेगा आपको, एक समान मिलेगा, अर्थात उनके रासायनिक गुण क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा, वही कहलाता है शुद्ध पदार्थ। इसको समझने के लिए आपको अब एग्जांपल देते हैं। जैसे मान के चलो हमारी मम्मी का कान में का झुमका है, झुमका ले लो, जो किसका बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, सोना का बना हुआ है। और इसका गुण क्या होता है सोना का, यह पीला होता है, लचीला होता है, और अगर कस के मार दिया हथौड़ा तो चतर जाएगा, यानी कि आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय होता है ना। अब क्या करते हैं, इसमें से छोटा सा टुकड़ा जो है, इसमें से एक बुल्की जो था उसको काट के निकाल लेते हैं। अब इसका गुण देखते हैं, यह भी पीला होगा, यह भी लचीला होगा, और अगर इसको भी जोर से पीट दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, चतर जाएगा चदरे की तरह, यानी कि आघात वर्धनीय था। तो तुम देख सकते हो बड़े वाले सोने का जो गुण है उसके छोटे वाले कण के भी क्या है, गुण का बराबर कह सकते हो। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि इनके प्रत्येक भाग के कणों की प्रकृति क्या है, आपका एक समान है, अर्थात उनका रासायनिक गुण क्या है, आपका एक समान है। इसीलिए जो है हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया। अगर हम जल की बात करें तो हमारा जल हो गया, अभी जस्ट आपको समझाया था जल के बारे में, है ना, कि जल जो है दो अलग अलग ब्रांड के हमने जल ले लिए थे। ये अमेरिका से पैक होकर आया था, मान के चलो, ये इंडिया का था। एक और ले लो जो चाइना से पैक होकर के आया है। अलग अलग जगह से बोतल में जल भर के लाया गया है। लेकिन उस जल में यानी कि वो जो जल जिनसे भी निर्मित हुआ है, जिस भी परमाणु से निर्मित हुआ है, वो कौन है, आपका H और O है। उसमें भी H के 2 परमाणु और O के एक ही परमाणु से वो जो है जल आपका निर्मित हुआ है। यानी कि कह सकते हो जल भी क्या है, आपका एक शुद्ध पदार्थ है ना। तो जल हमने ले लिया। ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो पदार्थ है वो सब के सब क्या है, शुद्ध होते हैं। वो तो छोड़े मेरे भाई, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, कौन सब आपने जो पढ़ा था 118 तत्व के बारे में, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं तत्व के बारे में। तत्व के बारे में अभी जस्ट उल्टाए थे। तत्व हमारे एक ही समान परमाणुओं से, एक ही समान परमाणुओं से निर्मित पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे तत्व कहलाते हैं। अर्थात तत्व के सभी कण क्या होता है, सादृश्य होते हैं। सादृश्य का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है बुआ, एक जैसा होता है ना। तत्व के क्या बोले हैं, तत्व के जितने भी कण हैं वो सभी क्या होते हैं, सादृश्य होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब के सब क्या है, हमारे तत्व है। और इसके जितने भी कण हैं वो सब के सब क्या है, आपके सादृश्य होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं तत्व के बारे में भी और है। अगर आपका हाइड्रोजन है या फिर हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन है, जो भी आपके तत्व है, उनके छोटे वाले कण को क्या बोलेंगे हम लोग, परमाणु कहते हैं। उनके छोटे वाले कण को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। यानी कि तत्व जो होते हैं ना, तत्व जो होते हैं, किसी एक प्रकार का जो तत्व होगा वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या होता है, निर्मित होते हैं। तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वही क्या होती है, उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और साथ साथ वही जो है आपके उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारी बातें आपके 9th क्लास का बेसिक बात सब है। ठीक है ना। आज का हमारा जो चैप्टर है ना, वो हमारे बेसिक क्लास ही रहेगा। और अगले सेशन में यानी कि अगले जो हमारा वीडियो बनने वाला है उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए तत्व के अगर भाग की बात कर लिया जाए तो तत्व के कितने भाग थे, हमारे 3 भाग थे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाए थे, है ना। तत्व के कितने भाग थे, आपके 3 भाग थे। हमारे पास धातु था, अधातु था और क्या था, उपधातु था। धातु हमारे पास कितने थे, 93 थे। अधातु हमारे पास 18 थे। और जो बच गए हमारे पास क्या थे, 7 उपधातु था। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास धातु कितने हैं, 93 है, अधातु कितने हैं, 18 है, उपधातु कितने हमारे पास है, 7 है। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यौगिक के बारे में। यौगिक का अंग्रेजी नाम क्या होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड होता है और इस कंपाउंड का निर्माण होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात। 2 या 2 से अधिक क्या बोले हैं, 2 या 2 से अधिक क्या बोले हैं, तत्वों का क्या बोले, एक निश्चित अनुपात। यानी कि H का 2 परमाणु
O का एक परमाणु जब आपस में अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा, हमारा जल का निर्माण करेगा, है ना। तो इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात लिया गया है, हाइड्रोजन का परमाणु आपका लिया गया है 2 गो, ऑक्सीजन का लिया गया है 1 गो। यहाँ पे जो अनुपात क्या है वो फिक्स है। असल में O जो होते हैं ना हमारे प्रकृति में O2 अवस्था में होते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही आपका क्या होता है, इसमें से क्या होता है, सिर्फ एक ही परमाणु भाग ले पाता है। बाकी जो आपका एक ऑक्सीजन है वो आपका क्या बनेगा, गैस बन के बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पे जो H2O का निर्माण हो रहा है, इसमें H और O के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, H के 2 परमाणु और O का एक ही परमाणु से क्या बन रहा है, आपका जल बन रहा है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात क्या कहलाता है, आपका यौगिक कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो यौगिक वाले जो पदार्थ होते हैं जिनसे भी वो मिलकर के बने होते हैं उनके गुण से ये अलग हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन एक बहुत ही क्या है, ज्वलनशील गैस है, जिसमें अगर आग लगा दिया जाए तो आग पकड़ लेगा। इसका इस्तेमाल जो है रॉकेट में फ्यूल के यानी कि ईंधन के रूप में किया जाता है। और O2 जो कि हम सांस लेते हैं, वायुमंडल से हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। ये ज्वलनशील गैस है और ये हमारा सांस लेने वाला गैस है। अब दोनों मिलकर क्या बन गया, जीवनदायक कह सकते हो, जीवनदायक रस कह सकते हो, क्योंकि बिना हमारे जल की हमारे जीवन की कल्पना संभव नहीं है। ठीक है ना। देख सकते हो ज्वलनशील गैस एक सांस लेने वाले गैस के साथ अगर रिएक्शन कर जाए, मिल गया तो क्या बन गया, हमारे लिए जीवनदायक अमृत कह सकते हो बन गया। यानी कि इसमें क्या होता है, इसका जो गुण हो गया, क्या इसमें हमारा ज्वलनशील का गुण है क्या, नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मूल तत्व से क्या हो गया, इसका गुण क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यौगिक की यही खास बात कह सकते हो। यौगिक में जब भी यौगिक का निर्माण होता है तत्वों के साथ, तो उनका जो गुण होता है यौगिक का, उसमें भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं उनके गुणों से क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यौगिक के बारे में फिर से कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात क्या कहलाता है, एक निश्चित अनुपात से मिल करके बने नए पदार्थ क्या कहलाता है, हमारे लिए यौगिक कहलाता है। जैसे कि H2O हो गया, AgBr, NaCl, MgO, K2, MnO4, है ना। उसके बाद H2SO4, HCl, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है, यौगिक है। यौगिक का छोटा वाला कण क्या कहलाता है, हमारा अणु कहलाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल्स कहते हैं, मोलिक्यूल्स कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका कोई तत्व है, जैसे कि आपके पास तत्व कितने हैं, 118 है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, जो भी आपके पास है, इनका छोटा वाला कण क्या कहलाएगा, आपके लिए परमाणु कहलाएगा, आपके लिए नहीं, सबके लिए कहलाएगा। और जितने भी हमारे पास यौगिक है, जैसे कि H2O हो गया, NaCl हो गया, ये सब के छोटा वाला कण क्या कहलाएगा, हमारे लिए अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारे लिए अणु कहलाएगा। याद रखिएगा कि तत्व का छोटा वाला कण क्या होता है, परमाणु होता है, और यौगिक का छोटा वाला कण क्या होता है, अणु होता है। यौगिक के कणों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। आप लाख कोशिश कर लो, H2O में से H और O को आप इतनी आसानी से अलग नहीं कर पाओगे, जितनी आसानी से आप जो है मिश्रण के यौगिक को या तत्वों को अलग कर पाइएगा। जैसे कि मिश्रण में हम खास करके बात करते हैं शरबत को लेकर के, तो शरबत में उपस्थित हमारा जल और जो चीनी है उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। लेकिन आप जो कहिएगा जल के हम परमाणु को अलग कर दे, तो संभव नहीं है। ठीक है ना, मतलब इतनी आसानी से वो अलग होने वाले हैं नहीं, अलग तो होबे करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या प्रक्रिया है। चलो हम बात करते हैं यौगिक के प्रकार के बारे में। यौगिक के प्रकार आपके 2 प्रकार के थे। एक आपका देख सकते हो, आपके सामने पढ़ाए थे हम और बोले थे कुछ देर वेट करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे पदार्थ को आपको बांटा गया शुद्धता के आधार पर, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध को बांटा गया 2 भागों में, तत्व और यौगिक। यौगिक हमारे 2 प्रकार के थे, सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक। चलो बात करते हैं ये हमारा सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। ठीक है, देखिएगा सहसंयोजक यौगिक का मतलब होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। यानी कि वैसे यौगिक, क्या बोले हैं, वैसे यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या करना है, साझेदारी करना है। यानी कि वैसे आप कह सकते हो वैसे यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, उनसे बनने वाले जो यौगिक होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि CH4, क्या बोले हैं, CH4। अब ये CH4 हमारे क्या है, सहसंयोजक है। कैसा हमारे है, सहसंयोजक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इनके बीच ये जो बॉन्ड बनने वाला है वो जो है हमारा क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड है। इसीलिए हम लोग CH4 को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक है। कैसे, कार्बन का जो परमाणु नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, और यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो कितने होंगे, 2 और 4 होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका 1 होता है, यानी कि उसमें जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अगर इसका करते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना आएगा, आपका 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ पे दिखा दिया। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में क्या है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन है।
हाइड्रोजन जो होता है आपके दो इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गया तो ये अपने आप को स्टेबल बना लेगा। और कार्बन क्या होता है कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन कोई और मिल गया, चाहे पार्टनरशिप के रूप में मिले चाहे हमेशा के लिए उसको मिल जाए, ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। यानी कि अष्टक के रूल कह सकते हो, है ना। हाइड्रोजन का जो अष्टक होता है 2 ही पे होता है, याद रखना। हाइड्रोजन को अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की जरूरत नहीं है, बस उसके लिए कितना है 2 है। लेकिन बाकी जितने बच गए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इनको छोड़ करके बाकी आपका है ना लिथियम, बेरिलियम, बोरन, ये सब अपने आप को अंतिम कक्षा में 8 करना चाहेगा, ठीक है ना। उसमें भी कंडीशन सब आते हैं, देखेंगे बाद में हम। तो कार्बन अपने आप को 8 करना चाहेगा, हाइड्रोजन अपने आप को 2 करना चाहेगा। ये क्या बोलेगा कार्बन से कि आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको हमेशा के लिए दे दीजिए। कार्बन कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये किसी से 4 ले लिया, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। और 4 अगर दे दिया, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अगर 8 पे स्टेबल होता है तो वो अपना ना 4 देगा ना लेगा, क्या करेगा? पार्टनरशिप करना चाहेगा। तो वो क्या बोलेगा? ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास क्या हो? पार्टनरशिप करने का इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन भी क्या बोल रहा है? या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमें अपने हमेशा के लिए दे दो, जो कि कार्बन देने वाला है नहीं, तो क्या बोलेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ क्या कर लो? पार्टनरशिप में शेयर कर लो। क्या कर लो? पार्टनरशिप में क्या कर लो? शेयर कर लो। अब कार्बन जो इसके साथ पार्टनरशिप में शेयर करेगा, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का हक है, तो फिर हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन पर कार्बन का हक है। हाइड्रोजन का अगर हक इस वाले इलेक्ट्रॉन पर मिल जाता है तो ये अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन का मालिक कहेगा और अपने आप को क्या कर लेगा? ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। लेकिन बेचारा कार्बन, जिसके पास 4 कार्बन तो था, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले भी लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी तक अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया है। तो कार्बन क्या बोलेगा हाइड्रोजन से? ए भाई, तुम अपने जैसन 4 हाइड्रोजन को लेकर के आओ, तुम अपने जैसे क्या करो? 4 हाइड्रोजन को लेकर के आओ, ताकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब के साथ वो पार्टनरशिप भी कर सके और हमारा भी अष्टक का रूल फॉलो हो जाए। हम भी अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या कर सकते हैं? स्टेबल कर सकते हैं। और तुम भी अपना जो है 2 इलेक्ट्रॉन पा करके स्टेबल कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होते हैं आपके ऐसे ऐसे जो है आपके 4 हाइड्रोजन को बुलाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन क्या करेगा? इस कार्बन के, है ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? पार्टनरशिप ही करेगा, साझेदारी करेगा। ये इसके साथ करेगा और ये इसके साथ करेगा। बदले में आप कह सकते हो, है ना, बदले में जो है आपका ये कौन, ये जो कार्बन है वो इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने पार्टनरशिप ग्रुप में क्या करेगा? उसको शामिल कर लेगा। सो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंधन बनता है वो पार्टनरशिप के द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप कह सकते हो, साझेदारी कह सकते हो। इसीलिए हम कह सकते हैं CH4 क्या है? हमारा एक सहसंयोजक यौगिक कह सकते हो, ठीक है ना। यानी कि सहसंयोजक वैसे यौगिक होते हैं जिनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है। और इस प्रकार से बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा, जिस भी कंपाउंड में कार्बन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, है ना, तो ये सब हमारे क्या होता है? पार्टनरशिप करने वाले यौगिक होते हैं। जैसे कि CH4, H2O, H2, ये सब क्या होते हैं? हमारे सहसंयोजक क्या है? यौगिक कह सकते हो। चलो, ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन ही आएगा तो होगा सहसंयोजक। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी यौगिक तत्व आते हैं, यौगिक आते हैं जो मतलब सेम क्या बोलते हैं, जिसमें हमारे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, है ना, और भी किसी यौगिक के साथ क्या होता है? हमारे साझेदारी के फलस्वरूप बन जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिक के बारे में। आयनिक यौगिक का अंग्रेजी नाम हो जाएगा आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। यानी कि वैसे यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हमेशा के लिए हो जाता है। साधारण चाहिए हमको, या तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है तुम अपने पास हमेशा के लिए रख लो, या फिर तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हमें हमेशा के लिए दे दो, है ना। तो इस प्रकार का जो बनने वाला बंधन होता है वो हमारा आयनिक बंधन होता है। और उस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा हमारे लिए? आयनिक यौगिक। जैसे कि बात करते हैं NaCl के बारे में, थोड़ा समझते हैं NaCl के बारे में। NaCl लिखा हुआ है, Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 281 होता है। अगर बात करते हैं क्लोरीन का, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसके पास क्या होता है? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर बात करते हैं सोडियम के बारे में, तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप ही चाहिए, या फिर परमानेंट हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम के पास क्या है? वह 1 इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा कह सकते हो। इसको अष्टक का नियम बनाने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर पार्टनरशिप ही करना पड़ेगा। पार्टनरशिप तभी होता है जब बराबर का हकदार होता है।
मतलब जितना आप लगाओगे सामने वाला व्यक्ति भी क्या होगा उतना ही लगाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप ही करता तो वो भी क्या बोलेगा, हम बस एक ही इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप ही करेगा। तो अगर वो उसके साथ पार्टनरशिप भी करता है मान के चलो, तो इसका क्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो गया पार्टनरशिप के रूप में। और अगर NaCl पार्टनरशिप करता है मान के चलो, तो Na के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक थे, पार्टनरशिप करेगा एक ही का, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन रख के भी क्या करेगा, अष्टक के नियम के हिसाब से, है ना, अष्टक के नियम के हिसाब से देखा जाए तो सोडियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये पार्टनरशिप करने पर अगर उतर गया तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या बोलता है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये सोडियम बोलेगा कि हमको पार्टनरशिप नहीं करना है, हमें अपने इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, तुमको हमेशा के लिए दे रहे हैं, तो क्लोरीन तो क्या हो जाएगा, पहले खुश हो जाएगा, तुम पार्टनरशिप ही करो या हमें परमानेंट दे दो, हम अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे 8 बना करके। और यदि तुम इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हो, पार्टनरशिप नहीं करते हो, तो तुम क्या हो जाओगे भैया, इस 8 के कारण क्या हो जाएगा, तुम भी स्टेबल हो जाओगे। सो यहाँ पे Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, हमेशा के लिए Cl को दे देता है, ले भाई तू ही ले ले, तू स्टेबल कर ले। तो Na कहता है Cl से, लो भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, अपने आप को स्टेबल कर लो। लेने वाला व्यक्ति ये निगेटिव हो गया, देने वाला व्यक्ति पॉजिटिव हो गया, या एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है या एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और दोनों जब आपस में मिलेगा तो यही क्या बना लेता है, आपका NaCl बन रहा है। तो ये जो NaCl बन रहा है वो क्या है, इस आयन के द्वारा बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का परमानेंट स्थानांतरण हो रहा है, हमेशा के लिए स्थानांतरण हो रहा है। ये देने वाला व्यक्ति, ये लेने वाला व्यक्ति, इलेक्ट्रॉन ये देने वाला व्यक्ति, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वह कोई साझेदारी नहीं हो रही है, बल्कि हमेशा के लिए सोडियम क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, क्लोरीन को दे रहा है। तो इस प्रकार से जो बनने वाले यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिए आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक NaCl ही नहीं बल्कि AgBr, MgO, NO3 ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ के बारे में। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग के कणों की प्रकृति क्या है, आपका एक समान ना हो एवं उनके रासायनिक गुण समान ना हो, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। फिर से देख लेते हैं कि वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग के कणों की प्रकृति क्या हो, एक समान ना हो। हम एक काम करते हैं, अशुद्ध पदार्थ में हम लोग बोले थे आपको, क्या बोले थे, चावल और कंकर का मिश्रण बोले थे। मान लो भैया एक बोरी चावल है ना, इसमें चावल भी होंगे 2, 4, 10, 20 इसमें क्या होंगे, कंकर के दाने होंगे। मान लो इसमें टोटल क्या है, 10 इसमें कंकर के दाने हैं, है ना। सेम टू सेम इसी का एक और बोरा निकाल लेते हैं। हमें बताओ क्या जरूरी है इसमें जो है आपके 10 ही कंकर के दाने होंगे? भाई साहब इसमें 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। सेम कंपनी का है तैसे की फर्क, फिर भी उसमें जो है भैया कंकर की संख्या समान हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जितना इसमें होगा उतना इसमें कंकर होगा। इसीलिए इन दोनों ये दोनों हमारे लिए पदार्थ क्या कहलाएंगे, हमारे लिए मिश्रण कहलाएंगे। इसमें चावल और कंकर क्या है, आपका जो है मिश्रण का काम करता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व यानी कि यौगिक का अनिश्चित अनुपात से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाता है। और यह जो मिश्रण होते हैं इसको आप लोग सरल यांत्रिक विधि द्वारा क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। घरे बैठ जाएंगे आराम से क्या करेंगे, चावल को अलग कर सकते हैं, कंकर को चुन चुन के अलग कर सकते हैं। यानी कि हम इसको सरल तरीके से कोई ना कोई मैकेनिकल विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यौगिक को सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार। तो ये मिश्रण क्या थे, हमारे 2 प्रकार के थे। एक शरबत और पानी का, शरबत बनाने के लिए हमने किसको सम्मिलित किया था, पानी और चीनी को सम्मिलित किया था। तो यह एक ऐसा मिश्रण था, उसके जो कण है आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, उसमें मिल गए। यानी कि कह सकते हो ये हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक सभी भागों में क्या होते हैं, समान रूप से उपस्थित होते हैं, है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक बिलियन के सभी भागों में समान रूप से क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे कि चीनी और पानी का जो घोल है यानी कि शरबत हो गया, पानी और रंग का घोल भी क्या कहलाएगा, हमारे लिए समांगी मिश्रण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं विसमांगी मिश्रण का, जिसका अंग्रेजी नाम क्या होता है, नॉन होमोजीनियस। समांगी का नाम क्या था अंग्रेजी में, होमोजीनियस, और विसमांगी का क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हो। यानी कि वैसे घटक जिसमें सभी भागों में आपका असमान रूप से, है ना, जिसमें जो कण होते हैं, जिसमें कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी भागों में असमान रूप से क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो हमारे विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि चावल और कंकर का मिश्रण हो गया, मिट्टी और लोहे का जो दाना कह सकते हो, चूर्ण कह सकते हो, उसका मिश्रण कह सकते हो,
ये सब क्या होता है, विषसमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, आपको हम पढ़ाए थे अभी जस्ट कि तत्व के छोटे वाले कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं, और यौगिक के छोटे वाले कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं परमाणु के बारे में, परमाणु होता क्या है। हालांकि इसके बारे में विस्तार से आपको अध्ययन क्या कराया गया है क्लास 9th के आपके जो है साइंस में करवाया गया है। ठीक है ना। परमाणु जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं, यानी कि यह तत्व का वह सबसे छोटा कण होता है जो किसी भी सबसे पहले यह तत्व का वह सबसे छोटा वाला कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। क्या बोले हैं, लेकिन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेते हैं। देखो धीरे धीरे नाम आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया, चैप्टर का नाम था ना रासायनिक अभिक्रिया क्या था एवं उसके समीकरण था, तो धीरे धीरे उसका नाम आना शुरू हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ से परमाणु क्या होता है कि तत्व का वह सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन था, हीलियम था, तो तत्व कितने थे आपके जो तत्व थे 118 तत्व थे, और इनका जो छोटा वाला कण होता है वो क्या कहलाता है हमारे लिए, परमाणु कहलाता है। उनका छोटा वाला कण क्या कहलाता है हमारे लिए, परमाणु कहलाता है ना। चलो परमाणु के 3 भाग हो गए, परमाणु के 3 भाग हो गए, कौन कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। क्लास 9th में पढ़ाया गया था परमाणु के बारे में, है ना। वहां पे एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम क्या था, डाल्टन साहब। डाल्टन साहब क्या बोलते हैं, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता है। उसके बाद थॉमसन साहब आते हैं, उन्होंने क्या किया, परमाणु को तोड़ दिया, और परमाणु को जब उन्होंने तोड़ा तो उसमें जो है 3 प्रकार के कण पाए गए। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इन्हीं तीनों कणों से जो है परमाणु का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा परमाणु के जो मूल कण कह सकते हो कौन है, 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यदि हम बात करते हैं अणु के बारे में थोड़ा सा, अणु क्या होते हैं, तो यौगिक का छोटा वाला कण क्या कहलाता है, आपका अणु कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोलेक्यूल्स कहते हैं। यौगिक का छोटा वाला कण क्या कहलाता है, आपका अणु कहलाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। मतलब जस्ट परमाणु का उल्टा है। परमाणु क्या था कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, वो भाग लेगा। और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग आपका नहीं लेता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अणु कहते हैं। जैसे कि जो जल था H2O, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, ये सब क्या हमारे हैं, ये सब हमारे क्या यौगिक है। इसका छोटा वाला कण क्या कहलाएगा हमारे लिए, अणु कहलाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि किस तत्व को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो याद रखिएगा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसे क्वेश्चन सब है, आपको कराएंगे फिर वापस हम। ठीक है ना। कक्षा 10 का रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए आपको जो है यहाँ पे जितने भी आपके तत्व लिखे गए हैं, हालांकि यहाँ पे टोटल जो है 30 तत्व लिखे गए। कितने लिखे गए हैं, 30। इसमें से आपको जो है मुख्य रूप से 18 आपका तत्व याद रहने चाहिए। जिसको भी आप जिस भी बच्चे को आर्गन तक याद हो जाएगा वो आप केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हो, और जिसको 30 तक याद आ गया वो पूरी तरीके से एकदम आसान उसको लगेगा केमिस्ट्री, 10वीं क्लास का केमिस्ट्री उसको सबसे आसान लगेगा। ठीक है ना। तो हम तो आप चाहेंगे कि आप लोग जो है 30 तक कम से कम आपका जो है तत्व का नाम हो गया, उसका सिंबल हो गया, उसके परमाणु क्रमांक हो गया, और यहाँ पे लिखा है परमाणु क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान लिखा हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी बच्चे जो है घर पे बैठ करके, है ना, 30 तत्व का नाम याद कर लेना। क्या करना आपको है, 30 को क्या करना है, आपको तत्व का नाम याद कर लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं सो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन H से होता है, हीलियम He होता है, लिथियम Li होता है, बेरिलियम Be होता है, बोरॉन B होता है, कार्बन C है, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन हमारा F है, नियोन हमारा Ne, सोडियम हमारा Na, मैग्नीशियम हमारा Mg, एल्यूमिनियम हमारा Al, सिलिकॉन हमारा 14 होता है यानी कि SI होता है, फास्फोरस P से है, सल्फर S से है, क्लोरीन Cl से है, और आर्गन कितने से है आपका 18 से है। इसी प्रकार से आपके पास पोटेशियम है K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनाडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn और आयरन Fe होता है, कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni, कॉपर का Cu और जिंक का Zn होता है। यानी कि आपके पास जो 30 गो एलिमेंट आपके हैं, 30 को जो आपके तत्व है, इनके नाम आप लोग क्या करना, याद कर लेना। ये उसके सिंबल्स हो गए, उसके संकेत हो गए, और ये उसके क्या हो गए, परमाणु संख्या हो गए। अगर आपसे पूछ दे हम कि बताओ नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, 10 बोलिएगा। ठीक है ना। चलिए, और साथ साथ में इसका क्या लिखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान। क्या लिखा हुआ है इसका, परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 1 होता है, आपको याद करने पड़ेंगे ये सब। ठीक है ना। यानी कि आपको जो है 30 तत्वों का संकेत,
परमाणु संख्या और आपको परमाणु द्रव्यमान याद करना होगा, ताकि आपको जो इस चैप्टर में इस यानी कि पूरे इस विषय में कह सकते हो कहीं भी आपको परमाणु संख्या निकालना हो, है ना, द्रव्यमान संख्या पूछे या फिर उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, प्रोटॉन की संख्या पूछे, तो आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा 30 तक लिए आपको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आपको याद कर लेने हैं। चलिए दो चार का हम याद कर लेते हैं। हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है आपका 1 होता है। हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरॉन का आपका 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है। अब कैसे याद करेंगे सर, बात यहां पर यह कि सर कैसे याद करेंगे, क्या हम इतना सारा रट्टा मारना पड़ेगा? देखो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि परमाणु संख्या का 2 गुना क्या होता है आपका द्रव्यमान संख्या होता है। अप्रॉक्स की बात बता रहे हैं, देखो ये कोई फार्मूला वगैरह नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं फार्मूला, या फार्मूला नहीं है, बस एक तरीका कह सकते हो। अप्रॉक्स क्या होता है 2 गुना हमारे क्या होता है उसके द्रव्यमान संख्या होते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 2 गुना नहीं होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन का होता है 1, अगर 2 गुना की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए, बट कितना यहाँ पर है 1 ही है। हाँ, फिर यहाँ पे आपको क्या है 2 गुने हैं, यानी कि 2 के 2 गुना कितना हो गया 4 हो गया। फिर आपका यहाँ पे क्या है 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है। आप देख सकते हो इन केसेस में क्या आपके हैं, आपके क्या है 2 गुना निकल के चले आ रहे हैं। बाकी कंडीशन आपको याद करने पड़ेंगे कि हाँ हाइड्रोजन का तो 2 गुना नहीं था, बस 1 ही था। हीलियम का 2 गुना था, लिथियम का बात किया जाए 2 गुना से कोई बेसी था, 7 हो गया। इसका भी 2 गुना से कोई बेसी हो गया, 2 गुना से एक बेसी हो गया, देख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा 9 दूना 18 19 एक ज्यादा हो गया, 11 दूनी 22 23 एक ज्यादा हो गया, 13 दूना 26 27 एक ज्यादा हो गया, यहाँ पे 2 गुना है, यहाँ पे 15 दूना 30 1 31 एक ज्यादा हो गया, 16 दूना 32 2 गुना हो गया, 17 दूना 34 इस बार 1.5 ज्यादा है, और 18 का कितना होता है 40 होता है, 19 का 39 होता है और 20 का 40 होता है। तो इस प्रकार से आप जो है कम से कम 18 तक या फिर मैक्सिमम जो है आप 30 तक याद कर लेना, परमाणु क्रमांक और क्या याद करना है आपको द्रव्यमान संख्या याद कर लेना है। क्लियर है मेरी बातें? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। हमारे पास है ना कुछ लिखे गए कुछ बिंदु है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में काम आने वाले हैं। आपसे पूछेगा कि कुल हमारे पास अभी के समय में कितने तत्व है, तो आप क्या बोलिएगा हमारे पास 118 तत्व है। इन 118 तत्वों में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो क्या बोलिएगा आपका हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व पूछे है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर पूछेंगे आपसे कि प्राकृतिक तत्व कितने हैं इस 118 में से, तो इस 118 में से हमारे पास प्राकृतिक कितने वाले हैं 98 को क्या हमारे है प्राकृतिक तत्व कह सकते हो। यानी कि 20 को जो तत्व आपका है क्या है वो कृत्रिम कह सकते हो। यहाँ पे लिखा भी होगा हमारे पास कृत्रिम तत्व कितने हो जाएंगे 118 माइनस 98 करो कितना आएगा हमारे पास 20 आएंगे। अगर बात करते हैं इस 118 में से हमारे पास धातु कितने हैं, तो क्या बोलिएगा 93 बोलिएगा। धातु कितने आपके पास है 93 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व कौन है हमारे पास, तो क्या बोलिएगा ऑक्सीजन बोलिएगा। सभी जगह आपका उपलब्ध तत्व कौन सा आपका है ऑक्सीजन है। और सभी जगह उपलब्ध धातु की बात की जाए तो कौन हमारे पास है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम तो इतना ज्यादा हमारे पास है कि भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 है। अगर बात करते हैं सबसे हल्का तत्व का, तो कौन आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। ये हमारा लगता है दोबारा रिपीट कर गया क्वेश्चन, यहां भी लिखा हुआ था सबसे हल्का तत्व, यहां भी क्या लिखा हुआ है सबसे हल्का तत्व। सबसे भारी तत्व बात किया जाए तो हमारे पास कौन है ऑस्मियम है, जिसका मतलब OS होता है सिंबल के रूप में। और सबसे हल्का धातु, तत्व नहीं पूछ रहे हैं धातु पूछ रहे हैं, तो क्या बोलिएगा लिथियम। हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन है और धातु पूछेगा तो हमारे पास कौन है लिथियम है। द्रव अवस्था में हमारे पास धातु कौन है, तो आप सबको पता होना चाहिए पारा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, यानी कि हाइड्राजेरम Hg कहते हैं। ये हमारे पास क्या है लिक्विड के फॉर्म में क्या है हमारा ये धातु कह सकते हो। और अधातु में कौन हमारा लिक्विड फॉर्म में है, तो ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन इतना खतरनाक पदार्थ कह सकते हो कि अगर हम इसको ताले पर भी डाल देंगे ना, बंद ताले पे, उसको भी गला देगा, उसको भी तोड़ देगा। विद्युत का बात करते हैं सुचालक, तो विद्युत का सुचालक हमारे पास तत्व कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है आपका चांदी होता है, अर्जेंटीनम होता है, Ag होता है। इसके अलावा और भी हमारे पास है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर, ये सब क्या होते हैं विद्युत का सुचालक वाले तत्व होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं अधातु के बारे में कि कौन हमारा धातु विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, आप लोगों ने पढ़ा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किसमें पाए जाते हैं, तो ग्रेफाइट हमारे पेंसिल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगर बात करते हैं सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, तो क्या बोलिएगा सीजियम बोलिएगा। और सबसे क्रियाशील धातु कौन हमारे पास है, तो फ्लोरीन है। यानी कि आपको जो इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं आपको ये पॉइंट्स याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इन पॉइंट्सों से डायरेक्ट सीधा क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप याद रखोगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगी, काफी ज्यादा आसानी मिलेगी। चलो अगर बात करते हैं प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ पूछ रहे, तत्व नहीं पूछ रहे हैं, कौन आ जाएगा हमारे लिए हीरा आ जाएगा।
हीरा क्या है, प्राकृतिक में पाया जाने वाला क्या सबसे कठोर पदार्थ कह सकते हो, जिस पर अगर आप लोहे वाले हथौड़ी से प्रहार करोगे ना तो हथौड़ी में छेद हो जाएगा लेकिन हीरा नहीं फूटेगा। इसीलिए हीरा को तोड़ा नहीं जाता है, हीरा को तराशा जाता है, ठीक है ना। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो यह होता है 2 पॉइंट कितना होता है 42 होता है। क्लियर है मेरी बात है? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। जब हम लोग अभिक्रिया जब लिखना शुरू करेंगे, है ना, जैसे कि अभिक्रिया आता है आपका कि Fe+CuSO4 ये बना देता है FeSO4 प्लस का क्या बना देता है, Cu बना देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है। यह आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को भगा दिया। ये क्या देख रहे हैं कि यह जो आयरन है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को भगा दिया और उसके सल्फेट के साथ क्या हुआ, अभिक्रिया करके क्या हो गया, एक यौगिक बना दिया FeSO4। तो यहां पे देख रहे हैं कि Fe क्या किया, Cu को भगा दिया। यानी कि यहाँ पे Fe भी धातु है और Cu भी क्या हमारा धातु है। कौन से धातु किस धातु को हटा सकता है उसके बारे में लिखा गया। इसका मतलब क्या है कि Fe बेसिक ताकतवर किससे है, Cu से है ना। तो इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे आपके सामने अभिक्रिया आएंगे जिसमें आपको देखना पड़ेगा और खुद से बताना पड़ेगा कि कौन सा धातु जो है किस वाले धातु को हटा सकता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजेरम, अर्जेंटीनम, औरम और क्या लिखा हुआ है, प्लेटिनम लिखा हुआ है। 16 को आपके सामने क्या है, धातु का नाम लिखा गया है, जिसमें से है ना, इसमें बताया गया है कि अगर मान के चलो रिएक्शन में आयरन आ रहा है और कॉपर आ रहा है, इसमें क्या था, आयरन था और कॉपर था। तो आयरन और कॉपर में सबसे पहले कौन आया है, आपका आयरन। आयरन बेसी ताकतवर है, कॉपर क्या है, कम ताकतवर है। इसीलिए आयरन क्या किया, कॉपर को मार पीट के अलग कर दिया और उसके सल्फेट के साथ क्या बना दिया, है ना, FeSO4 यानी कि आयरन का सल्फेट बना लिया और कॉपर को भगा दिया। क्यों? क्योंकि हम इसको याद करके रख लेंगे पहले से ही। तो आयरन और कॉपर में देख रहे हैं कि आयरन बेसी ताकतवर होता है। जैसे कि एक और समझते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं Zn प्लस FeSO4 ये क्या बनाएगा। इसमें जिंक और आयरन आया हुआ है और जिंक और आयरन क्या है, दोनों के दोनों क्या है, हमारा धातु है। आप देख सकते हो कि कौन से धातु किसको हटा सकता है। जिंक हमारा आयरन से क्या आता है, ऊपर आता है, यानी कि जिंक बेसी ताकतवर है। सो क्या कॉपर को क्या करेगा, उसके विलयन से कॉपर को भगा देगा। सो जिंक क्या करेगा, इसके आयरन के सल्फेट को क्या करेगा, ले करके अपना एक यौगिक बना लेगा ZnSO4 और क्या करेगा भैया, आयरन को भगा देगा। यहाँ पे देख सकते हो Fe जो है CuSO4 से SO4 को छीन लिया था और यहाँ पे क्या है Zn, यहाँ पे Zn क्या है, FeSO4 से क्या किया है, आपका SO4 को छीन लिया है और Fe को अकेले छोड़ दिया है। यानी कि यहाँ पे बेसी बरियार बन रहा था। यहाँ पे Zn क्या किया, से बेसी बरियार है। हर एक बाप का एक बाप होता है जिसको क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा था, बाप बनने की कोशिश कर रहा था और Zn क्या निकला, उसका दादाजी निकला। Zn क्या है, FeSO4 से भी क्या किया, Fe को भगा दिया और SO4 के साथ क्या कर लिया, अपना एक यौगिक का निर्माण कर लिया। क्लियर मेरी बात है? तो आप इसको याद रखिएगा कि कौन सा धातु जो है किस धातु को हटा सकता है, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। लिथियम, उससे कम पावरफुल पोटेशियम, उससे कम आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और टीन है आपका, प्लम्बम, हाइड्रोजन है, कॉपर आपका है, मरकरी, चांदी, सोना और क्या है, प्लेटिनम है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 2 नंबर क्वेश्चन में आपके पूछे जा सकते हैं। ये आपके स्कूल में अगर एग्जाम होगा वहां भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2027 में वहां भी पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर के रूप में लिखा हुआ है, तांबा का टैंक बनाया जाता है लेकिन लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? हम लोग टैंक के जगह पर पहले समझते हैं थर्मस के बोतल से। हमारे घर में क्या होता है, कॉपर का जग होता है जिसमें हम लोग पानी रख के पीते रहते हैं, है ना। लेकिन हमारे घर में जो है लोहा का जग नहीं होता है, क्यों? तो जाहिर सी बात है कि लोहा जो है अगर उसमें पानी पड़ेगा तो लोहा में क्या पकड़ लेगा, धीरे धीरे जंग पकड़ लेगा। कॉपर में ऐसा होता नहीं है। कॉपर में उस बर्तन में यानी कि जग में आप पानी रखो, बर्फ रख दो, कुछ भी चीज रख दो, पानी का कोई भी चीज जगह डाल दो, किसी भी व्यवस्था को जगह डाल दो पानी का, उसमें जंग का निर्माण नहीं होता। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है, इसलिए कॉपर का हम लोग क्या बनाते हैं, कॉपर का हम लोग जग का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम लोग लोहा के जग का इस्तेमाल नहीं करते। बस आपका सेम जवाब आपको दे देना है टैंक के ऊपर। लिखेंगे क्या, लोहा जो होता है जल के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और क्या चीज का निर्माण कर लेता है, जंग का निर्माण कर लेता है। जबकि तांबा जो होता है जल की किसी भी अवस्था
किसी व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, ना वो जल के साथ, ना वो बर्फ के साथ, और ना ही वो हवा के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है लेकिन लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। बहुत ही आसान आपका आसान ये क्या है आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, कि मोनो किसको बोलते हैं, डाई किसको बोलते हैं। जैसे किसी किसी कंपाउंड में क्या होता है ना कि एक ही आपका क्या आता है, परमाणु आता है। जैसे कि आप देख सकते हो CO है आपका, क्या है आपका CO है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का कितने कितने आपके परमाणु भाग लिया है, बस एक एक भाग लिया है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मोनो। इसका नाम क्या है, मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर बात करते हैं CO2 का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे O क्या है, आपका है दूगो है। इसको कैसे पढ़ेंगे, कार्बन और दूगो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से SO2 के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, S का मतलब सल्फर और O2 का मतलब क्या हो गया, दूगो ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, जिसमें तीन तीन हमारे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। जैसे कि SO3 बात कर सकते हो। यहाँ पे S का एक परमाणु है, लेकिन O का कितने आपके परमाणु है, 3 परमाणु है। इसका नाम हो जाएगा सल्फर। 3 बार है तो उसको बोलेंगे ट्राई, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और अगर 4 गो रहेगा तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। 4 गो रहेगा तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। CCl4 का नाम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर 5 गो रहेगा तो पेंटा। इसी प्रकार से 6 गो रहेगा तो क्या कहलाएगा हमारे लिए, हेक्सा। 7 रहेगा तो हेप्टा। 8 रहेगा तो ऑक्टा। 9 रहेगा तो नोन। और 10 रहेगा तो आपका डेक हो जाएगा, यानी कि डेका हो जाएगा। यानी कि परमाणु की संख्या अगर 1 रहेगा तो मोनो, उस यौगिक के नाम में मोनो आएगा। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 2 गो रहेगा तो उसके यौगिक के नाम में डाई आएगा। 3 रहने पर डाई आएगा, और 4 रहने पर आपका टेट्रा आएगा। 5 रहने पर पेंटा, 6 रहने पर हेक्सा। इसी प्रकार से आपका 7, 8, 9, 10 के लिए यहाँ पे नाम लिखा गया है, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि CaOH ट्वाइस, या फिर ऐसे कर सकते हो MgOH ट्वाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका Mg है और OH क्या है आपका 2 बार आया हुआ है, तो इसको बोलते हैं होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल ट्वाइस। जैसे इसको पढ़ते हैं कैल्शियम, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम, इसका नाम है हाइड्रा ऑक्साइड। तो क्या बोलेंगे, है ना, हाइड्रा ऑक्साइड क्या बोलेंगे, OH के क्या बोलेंगे, होल ट्वाइस बोलेंगे। इसीलिए और इसी प्रकार से इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, होल थराइस बोलेंगे। यानी कि एल्युमिनियम और OH का क्या बोलेंगे हम लोग, होल थराइस। यानी कि AlOH होल थराइस, CaOH होल ट्वाइस। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, होल 4 हो जाएगा इसका नाम। क्लियर मेरी बात है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहां से आपका जो है एक तरह से कह सकते हो आपका मुख्य चैप्टर जो है आपका यहां से स्टार्ट होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया और उसके क्या है, समीकरण कह सकते हो। तो रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग, है ना, रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़े उससे पहले हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। क्लियर मेरी बात है। चलो, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज। क्या होता है, फिजिकल चेंज। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है आपका, केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन यानी कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों का क्या क्या बदल सकता है, तो पदार्थों का आकार बदल सकता है ना, उसका रंग बदल सकता है, उसका अवस्था बदल सकता है, लेकिन उसके पदार्थ के जो गुण हैं, संरचना है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। है कि जिस भी पदार्थ में आकार, रंग, अवस्था परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन उसका गुण और संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो वैसे पदार्थों के परिवर्तन को क्या बोला गया है, भौतिक परिवर्तन। जैसे आप लोगों ने बर्फ देखा होगा, तो बर्फ को जब आप छोड़ देते होइएगा, गिलास में रख के छोड़ देते होइएगा या फिर प्लेट में रख के छोड़ देते होइएगा, तो वो क्या होता है, मेल्ट करके पानी बन जाता है। और फिर से वापस यदि उस पानी को रख दिया जाए फ्रिज में, तो फिर से क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। बर्फ जो कि ठोस अवस्था में था, पिघल करके आ गया लिक्विड अवस्था में, हमने वापस डाल दिया फ्रिज में, उस लिक्विड से क्या बन गया, फिर सबका बर्फ बन गया। तो बताओ हमारा बर्फ रहे या फिर पानी रहे, उसका बनावट किसके द्वारा होगा, H2O के द्वारा ही होगा। क्या उसके गुण में परिवर्तन आया है क्या, अगर ये बर्फ है, अगर ये पानी है, और अगर ये बन गया हमारा किसके रूप में चला गया, हमारे गैस के रूप में कहां चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। इसका वाष्प ले लेते हैं, जल का वाष्प ले लेते हैं, जल का क्या ले लेते हैं, वाष्प। तो ये इसमें भी क्या रहेगा आपका, H2O की मात्रा रहेगा। तो क्या इसके जो है गुण में परिवर्तन हो गया क्या, मतलब H के जगह पर कुछ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन ऐसा कुछ आया है क्या, नहीं आया है। आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ भी है,
बर्फ में भी है, पानी में भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, और आपका वाष्प जो बना है जल का उसमें भी क्या है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो आप कह सकते हो इसके जो है गुण संरचना में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आया। अंतर सिर्फ किस चीज का आया कि हमारा जो बर्फ था वो सॉलिड अवस्था में था, वो चला गया लिक्विड अवस्था में, वो चला गया गैसियस अवस्था में। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भैया उसके गुण और संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि समझो, पहले इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुण का मतलब उसका संरचना, उसका गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि बल्ब का जलना, मान लो हमारे सामने कि जो बल्ब जल रहा है, आपके घर में जो बल्ब जल रहा होगा, उस बल्ब में होते हैं फिलामेंट होते हैं। उस समय जब विद्युत धारा सप्लाई किया जाता है ना, तब फिलामेंट क्या होता है, उस विद्युत धारा के कारण क्या होता है, लाल होकर के तप्त होकर के क्या देता है, हमारा प्रकाश के रूप में देता है, और प्रकाश के साथ साथ क्या देता है, हमको उष्मा भी देता है, क्या, बल्ब। लेकिन जैसे उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को बंद कर देते हैं, सप्लाई करना उसमें जो है करंट को देना बंद कर दिए। अब जो है फिलामेंट हमारा जिस अवस्था में था बिल्कुल उसी अवस्था में। ऐसा नहीं था कि जब उसमें हम करंट दिए थे तो जब वो ग्लो कर रहा था तब फिलामेंट का मुंह अगर एना था तो एना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिलामेंट जैसे था वो वैसे के वैसा ही रहता है ना। अगर उसमें हम करंट बंद कर देते हैं तो फिर से वापस जैसा था वो वैसे ही वापस अपने अवस्था में चला जाता है। इसीलिए हम बल्ब का जलना क्या बोलेंगे, हम लोग भौतिक परिवर्तन है। अगला क्या है, जल में नमक का घोलना। अगला क्या बोल रहे हैं, जल में नमक का घोलना। जल को अगर जल में यदि आप नमक को डाल देते हैं, नमक हमारा था सॉलिड अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, जल में मिला दीजिएगा तो जल के जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें हमारा नमक जाके बैठ जाता है, जो कि दिखाई नहीं पड़ता। उसके बाद भले कुछ देर के लिए क्या हो गया, इसका अवस्था में परिवर्तन आ गया कि हाँ जो सॉलिड वाला नमक था वो बड़ा क्या बन चुका है, लिक्विड बन चुका है। लेकिन यदि इनको फिर से वाष्पीकरण करवा दिया जाए या क्वथन करवा दिया जाए तो हमको जल अलग मिलेगा, जल का वाष्पीकरण हो जाएगा और हमारे पास फिर से क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या हमें बताओ उसके जो है गुण में किसी प्रकार का अंतर आ गया कि हाँ जब वो पानी में चला गया तो उस नमक का है ना, नमक का जो फॉर्मूला NaCl होता है वो बन गया KCl बन गया, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। मतलब वापस फिर से हमको NaCl की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि ये भी हमारा क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वही तो कहता है कि आपका अवस्था चेंज करे, आकार चेंज करे, लेकिन फिर से क्या करे, वो फिर से किसी विधि द्वारा अपने वापस अपने रूप में चला आता है। इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा और भी है, जैसे कि मोम का पिघलना। देखो मेरे भाई, मोम का पिघलना और मोम का जलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये मोमबत्ती हो गया, ठीक है, ये मोमबत्ती हो गया, अगर इसमें हम आग लगा दें, अगर इसमें हम ऊपर इसके जो है बत्ती में आग लगा देते हैं तो मोमबत्ती क्या करेगा, मेल्ट होकर के यहाँ पे जो आया आप देख सकते हो, ये जो आया है, ये जो मोमबत्ती का मेल्ट होकर यहाँ पे जो पोर्शन आया हुआ ये है ना, ये पिघल करके आया है, ये जल करके आया है, सॉरी ये क्या हो गया आपका, जल करके यहाँ से आया, मोम यहाँ से जलने के बाद यहाँ पे आया है। क्योंकि मोमबत्ती में क्या होते हैं, मोम होते हैं, और मोम में क्या होता है, मोम का वाष्प होता है। असल में यहाँ जो फ्लेम जलता है ना वो मोम का वाष्प के रूप में जल रहा होता है, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे जो मोमबत्ती है वो जल रहा है और उसी का जो है पिघला हुआ भाग नीचे की तरफ गिर रहा है। अब इसके पिघले हुए भाग को अगर आप जमा कर लो, पिघले हुए भाग को जमा कर लो, कहो फिर से मोमबत्ती बना देंगे, वो संभव नहीं है, नहीं जलेगा आपसे वो। यानी कि इसमें से जो जलने वाला मोम गिर रहा है नीचे की तरफ, मोम में जो वाष्प था वो गैसियस अवस्था में जल गया, वो तो खत्म हो गया। मोम जब जलता है तो इसमें से अपना क्या क्या निकलता है, पहले सुन लो ध्यान से। मोम जब जलता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, इसमें से उष्मा बाहर निकलता है, प्रकाश बाहर निकलता है और जल के भी कण बाहर निकलता है। यानी कि मोम में क्या होते हैं, जल के कण होते हैं। मोम का जो धुआं है, अच्छा जो धुआं जल रहा होता है ना, वही धुआं क्या है, इस मोम का वाष्प वाला गैस वाला रूप कह सकते हो, जो क्या होता है फ्लेम के साथ यहाँ पे जलते रहता है। आपका कह सकते हो जब मोमबत्ती जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आता है, उष्मा बाहर आता है, प्रकाश बाहर आता है और जल बाहर आता है। तो ये हो गया मोमबत्ती का जलना, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। एक बार जल गया तो फिर से वापस अपने शेप में वापस नहीं आएगा। तो ये होते हैं हमारे मोमबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन हो गया। पिघलना क्या होता समझो, अगर इसको डाल दिए फ्राई पैन में और जाके चढ़ा दिए गैस पर, तो क्या होगा, गर्मी पाकर के फ्राई पैन में रखा हुआ जो ये हमारा मोमबत्ती है ये पिघल जाएगा और लिक्विड रूप में आ जाएगा। और फिर से अगर हम चाहेंगे तो इस बार उसको डाल देंगे मोटका वाला डिब्बा में, तो मोमबत्ती एहन शेप का लंबा ना बल्कि गोलका वाला बन जाएगा, मोटका वाला बन जाएगा, जेहन चाहेंगे ओहन बन जाएगा। समझे मेरी बात। तो मोम को पिघला करके हम मोमबत्ती का शेप बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, लेकिन उसका गुण नहीं बदल सकते हैं। सो मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाएगा, हमारे लिए भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर मेरी बात है। चलो अगला क्या कहता है, जल का वाष्पीकरण। क्या बोल रहा है, जल का वाष्पीकरण। तो जल जो है अगर हम उसको क्या करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, जल को क्या करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, तो वो वाष्प बन के कहां चला जाएगा, हमारे वायुमंडल में चला जाएगा। और
अगर हम उसको फिर से क्या करते हैं, संघनन करते हैं। आपने देखा होगा बारिश की बूंद का निर्माण कैसे होता है, तो जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ये जल कहां चला गया, हमारे वायुमंडल में चला गया, वहां ऊपर जाने के बाद उसका संघनन होता है, और फिर वो संघनन क्या होकर के क्या बनाता है, फिर से जल का बूंद बनाता है, और वापस क्या होता है, धरती पर जो नीचे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि जल से वाष्प बना, फिर वाष्प से क्या बन गया, आपका जल बन गया। ये कौन सा परिवर्तन आपका कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्लियर मेरी बात है। चलिए अगला आपका कहता है फलों से सलाद का बनना। क्या बोला है, फलों से सलाद का बनना। जैसे मान के चलो मेरे पास क्या कुछ फल है, पपीता ले लो, सेब ले लो, संतरा ले लो, अंगूर ले लो, सब ले लो। अब ये जो फल सब थे क्या थे, बड़े बड़े अवस्था में थे, बड़े बड़े रूप में थे। हमने क्या किया, चाकू की मदद से क्या किया, सबको क्या किया, छोटे छोटे पीसेज में बांट दिया, यानी हमने इसको क्या बना दिया, सलाद बना दिया। हम एक चीज बताओ, क्या उसके सलाद बनाने से अमरूद जो बड़ा वाला था हमने छोटे वाले पार्ट में कट कर दिया, तो अमरूद का जो टेस्ट था, अमरूद का जो गुण था, अब ये छोटे वाले पीसेज में अमरूद का गुण ना होकर बल्कि लीची का गुण हो जाएगा क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं ना होगा। यानी कि बड़ा वाला जो फल था हमने क्या किया, उसके बाद छोटा सा रूप में क्या किया, परिवर्तित कर दिया। लेकिन इसका कुछ गुण चेंज हुआ है क्या, मतलब वो जो अमृत जो था अब वो लीची बन गया है क्या, ऐसा हुआ है क्या। बड़ा वाला पपीता था तो पपीता का स्वाद आता था, और छोटा वाला पपीता के रूप में काट दिया तो संतरा का स्वाद आने लग गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि उसके गुण और संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। जब भी आया परिवर्तन उसके आकार में आया, किसमें आया, आकार में आया। बड़ा वाला पपीता था छोटा हो गया, बड़ा वाला आपका सेब था छोटा से हो गया, पीसेस के रूप में कट गया। यानी कि उसके फलों का जो सलाद का बनना होता है ये भी क्या आपका है, भौतिक परिवर्तन होता है, उसका गुण चेंज नहीं हो रहा है। मक्खन का बर्तन में पिघलना, देखो मेरे भाई मक्खन समझ में ना आए तो समझ लो घी हमारे पास है। घी जो होते हैं ठंडे के मौसम वालों जम जाते हैं, अगर वो जम गए, अगर उसको मेल्ट करते हैं, उसको पिघलाते हैं गैस पर रख करके, तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, वापस उसको छोड़ दो, फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विड से क्या बन जाएगा, फिर से हमारा जो है कठिल वाला, यानी कि जो हमारा सॉलिड वाला हमारा घी था, फिर से उसके रूप में चला जाएगा। सेम टू सेम मक्खन है, मक्खन को जब छोड़ दीजिएगा बर्तन में पिघलने के लिए तो पिघल जाएगा, और वापस जमा करके छोड़ दीजिए, फ्रिज में रख दीजिएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका वो जम जाएगा। यानी कि मक्खन का गुण चेंज नहीं हो रहा है, बस खाली मक्खन क्या कर रहा है, अपने अवस्था को चेंज कर रहा है। सॉलिड से किस में जा रहा है, आपका लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से कहां आ रहा है, फिर सॉलिड में आ रहा है। और इस प्रकार जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, आपका भौतिक परिवर्तन। हम उम्मीद करते हैं आपको भौतिक परिवर्तन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन का, इसमें क्या होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, पदार्थों का गुण, संरचना, संगठन वो सब बदल जाते हैं। यानी कि एक बार जो है वस्तु का गुण अगर चेंज हुआ तो दोबारा उसका गुण वापस नहीं लौटेगा। इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है आपके लिए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि पढ़ लेते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, एक बार अगर कोई दूध से दही बन गया, कोई पदार्थ जो है मान लो कोई दूध हमारा है, अगर वो दही बन गया, हम लाख प्रयास कर लेंगे फिर से वापस दही से दूध हम उसको नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग का लगना, अगर किसी लोहे वाले वस्तु पर अगर जंग लग गया है, वापस हम चाहेंगे कि जंग से लोहा बना दे, तो ये भी संभव नहीं है। यानी कि इसके गुण में चेंजिंग हो रहा है, यानी कि ये भी क्या हमारे लिए रासायनिक परिवर्तन है। अगर बात करते हैं आयरन और सल्फर से क्या बनाना, हमारा आयरन सल्फाइड बनाना, वापस हम आयरन सल्फाइड से आयरन और सल्फर नहीं बना सकते हैं, ये हमारे क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब ऐसा आपको अगर सर अगर हम लकड़ी को जला दे तो राख बन जाएगा, राख को आप लाख प्रयास करो लकड़ी नहीं बन पाएगा, मतलब सर लकड़ी का जलना भी क्या है, रासायनिक। बिल्कुल सही बात आपने सोचा है। दुनिया में जो भी पदार्थ जलने वाले होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, रुई हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, जो भी चीज जलने वाले पदार्थ है, अगर एक बार जल गया दोबारा अपने रूप में नहीं वापस आएगा, ये भी क्या कहलाएगा, हमारे लिए रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारे लिए रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। यानी कि लकड़ी और कागज का जलना क्या कहलाएगा, हमारे लिए रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। मोम का जलना भी क्या कहलाएगा, हमारे लिए रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और मोम अगर जल रहा है मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो यहां से हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारा बेसिक क्लास है बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, हम आपको ऐसी भाषा में पढ़ा देंगे ना कि आपको जो है जिंदगी भर याद रहने वाला है, कभी आप इसको नहीं भूल सकते हैं। एग्जाम में जब जाओगे तो आपको रट्टा मार के जाना नहीं पड़ेगा, आप बस यहाँ पे मेरा पूरा क्लास करते चलो, आपको सारा चीज समझ में आएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। और इसी चैप्टर में आपको हम अंत में, इसी चैप्टर के आपको अंत में जो है हम बहुत सारे जो है आपको ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा आपको, आप खुद देने वाले हो, ठीक है ना। जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद देने वाले हो, ठीक है।
ये देख सकते हो इसके जितने भी सारे क्वेश्चन सब जो पूछे गए हमारे लिए 2025 के एग्जाम में, 2024 के एग्जाम में, 23 के एग्जाम में, 24 के एग्जाम हो गया, 24 का, 17 का, 18 का, 19 का, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सब है, उन सबका मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और इस सब का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप पक्का दे पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है ना? तो हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इसका पार्ट 2 आने वाला है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ये वाला वीडियो, अगर अच्छा लगा हो। तब तक के लिए आप सबका जय हिंद, जय भारत।